नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। यहाँ पर हम लोग आज 27 अगस्त से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार किस मुख्यमंत्री के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज एडीआर रिपोर्ट which chief minister has the maximum number of क्रिमिनल केस रजिस्टर अगेंस्ट हिम। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेवंत रेड्डी। कहाँ कहीं ये? तो वर्तमान में ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। इनके खिलाफ ही मतलब सबसे ज्यादा केस दर्ज हैं आपराधिक वाले। कितने टोटल? तो 89। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। बाकी कल कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरा बोलने का जो स्पीड है वो काफी तेज था, तो मैं इसे कोशिश करूंगा कि स्लो रहे आज स्पीड। तो इनके बारे में देखते हैं कि हाल ही में जारी हुई एडीआर यानी क्या होता है इसका फुल फॉर्म, ध्यान रखना आप लोग को, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एडीआर का। ये इसी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, सॉरी मैंने ऊपर तमिलनाडु बता दिया है, ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। इनके खिलाफ सबसे अधिक अभी 89 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। वहीं पर अगर सेकंड नंबर की बात करेंगे तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहेंगे एमके स्टालिन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एडीआर एक और रिपोर्ट जारी किया था कुछ दिन पहले, इसको ध्यान रखें। सबसे अमीर सीएम कौन है? मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो वो कौन हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। कौन है? चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के ही सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। वहीं पर गरीब की बात करेंगे, सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है? तो वेस्ट बंगाल की हैं, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। ये जो है एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब कौन है? ममता बनर्जी। अमीर कौन है? चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन यानी अलायंस कह लें आईबीसीए में आधिकारिक तौर पर शामिल होकर एक नया सदस्य देश बना है? इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं मैं। रिसेंटली व्हिच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइंड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए एंड बिकेम ये न्यू मेंबर। तो ये अभी हाल ही में बना है नेपाल। कौन बना है? नेपाल बना है। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो नेपाल अभी 24 अगस्त को हाल ही में 2025 को फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके गठबंधन का एक नया सदस्य देश बन चुका है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी गठबंधन के बारे में कुछ मुख्य बातें। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका भविष्य में। तो इसका उद्देश्य, पहली बात तो क्या होता है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियां यानी बिग कैट जिसे हम लोग कह रहे हैं उनका संरक्षण करना होता है। जैसे कौन कौन है वो? एक तो आपका टाइगर यानी बाघ हो जाएगा, शेर हो जाएगा, तेंदुआ हो जाएगा, हिम तेंदुआ हो जाएगा, चीता है, जगुआर है, प्यूमा है। तो ये टोटल ये कितने हैं? टोटल ये 7 हैं। इसको ध्यान रखें। जिसमें से जगुआर हो गया और प्यूमा हो गया, ये भारत में नहीं पाया जाता है। तो इसको संरक्षित करने के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करना काम होता है किसका? तो अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का काम होता है ये। इसका स्थापना कब हुआ था? इसमें भारत का बहुत बड़ा मतलब योगदान था इसकी स्थापना में। तो इसे भारत द्वारा अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। मतलब भारत का जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, उसके 50 साल पूरे हुए थे अभी कुछ दिन पहले 2023 में, और इसीलिए इसको उसी उपलक्ष्य में इसको स्टार्ट किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? तो इसका मुख्यालय आपको भारत में मिलेगा। इसको ध्यान रखें। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इसके पहले अध्यक्ष बने हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके पहले अध्यक्ष बने हैं कौन? तो भूपेंद्र यादव जी बने हैं। वर्तमान में भारत के कौन है? पर्यावरण मंत्री हैं। इसको भी आप ध्यान रखें। भारत के अगर इसमें योगदान की बात करेंगे तो भारत ने गठबंधन के लिए 150 करोड़ रुपए 2023-24 से 27-28 के बजट का वादा किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें हो गई इसके बारे में, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। ध्यान रखिए, हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन करने का फैसला किया है? मतलब रिसेंटली व्हिच स्टेट हैज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द मदरसा बोर्ड एंड फॉर्म ए माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी। तो ऐसा करने वाला है उत्तराखंड। कौन करने वाला है? उत्तराखंड करने वाला है। तो इस विधेयक में क्या क्या होने वाला है सारा आपके सामने है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। तो अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 की बात करेंगे।
तो उत्तराखंड विधानसभा ने यह विधेयक अभी हाल ही में पारित किया है। पहली बात तो ये हो गई। मदरसा बोर्ड होगा भंग, क्या होगा इसमें? तो 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा और इसमें अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। मतलब गठन उन्होंने किया है, मतलब नए प्राधिकरण को सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता और विनियमन का अधिकार होगा। इसको ध्यान रखना आपको। पारदर्शिता और गुणवत्ता की बात करेंगे तो सरकार का मानना है कि यह कदम अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी, यानी ट्रांसपेरेंसी उसमें लाएगी। ये किसके लिए होगा? बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो मदरसा बोर्ड होता था, ठीक है, उसमें इस्लाम वाले ही पढ़ते थे। अभी उसमें क्या कर दिया गया है, अभी सारे पढ़ सकते हैं। जैसे सभी अल्पसंख्यक समुदाय का लाभ यहाँ पर मिल सकता है। जैसे नए कानून के तहत मुस्लिम समुदाय के साथ साथ सिख हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, ईसाई हो गए, पारसी भी हो गए, इन सारे समुदाय को भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा मिल सकेगा। ये आपको मतलब इसमें ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। बाकी इसका ध्यान रखें आप लोग। सबसे पहले कौन बन गया इसका, मतलब ये पहला स्टेट भी है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है भारत का यूके जो है, ठीक है, ये पहला स्टेट है ऐसा लागू करने वाला। और मैंने कुछ दिन पहले आप लोग को पढ़ाया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी है, उसको भी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो वही बना था उत्तराखंड। इसको ध्यान रखें। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करेंगे अगर हम लोग उत्तराखंड की, पेन चेंज कर लेता हूँ, पुष्कर धामी है। ये कौन है यहाँ पर मुख्यमंत्री? पुष्कर धामी है यहाँ पर, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी राज्यपाल की बात करेंगे तो गुरमीत सिंह है। कौन हो जाएंगे? गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? Which Indian city has ranked first in the recently released IMD Smart City Index 2025? तो भारत में तो रहा है पहले स्थान पर, इसको मैं लिख देता हूं, भारत में फर्स्ट पे कौन रहा है? तो वो रहा है दिल्ली। कौन रहा है? दिल्ली रहा है। अगर दिल्ली के रैंक हम लोग पूरी दुनिया में ओवरऑल देखेंगे तो पहली बात तो भारत में कोई भी मतलब शहर अंडर 100 में भी लाई नहीं करता है। दिल्ली है पहले स्थान पर, इसको 104 रैंक मिला है ग्लोबली। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? दिल्ली। इसके बारे में सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी आईएमडी द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में ज्यूरिख जो है, ज्यूरिख कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का शहर है ये पहले स्थान पर रहा है। तो फर्स्ट पे कौन हो जाएगा? ज्यूरिख हो जाएगा आपका, स्विट्जरलैंड का। सेकंड पे कौन है? तो ओस्लो है। ओस्लो कहाँ की राजधानी है? तो नॉर्वे की। इसको ध्यान रखें। लगातार शीर्ष रैंक में रहने वाली ज्यूरिख ने अपनी मजबूत शहरी योजना और नागरिक केंद्रित बुनियादी ढांचों के कारण पहला स्थान बनाया रखा है। इसको आपको ध्यान रखना है। भारतीय शहरों की बात करें, जो कि मैंने ऊपर ही बता दिया आप लोग को, कि भारत का कोई भी शहर वैश्विक शीर्ष में अंडर 20 में शामिल नहीं है। दिल्ली इसमें शामिल है, ठीक है, सबसे नंबर 1 पर भारत में वो, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो 104 नंबर पर दिल्ली है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी एनएसए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त हुए हैं अनीश दयाल सिंह। आपको फोटो में दिख रहे हैं अनीश दयाल सिंह। ऐसा कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो होते हैं इनके उप सलाहकार बनने वाले हैं ये, उप मतलब नेशनल लेवल पे। अगर हम लोग अनीश दयाल सिंह की बात करेंगे तो ये 1988 बैच के मणिपुर कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, जो दिसंबर 2024 में सीआरपीएफ के महानिदेशक मतलब डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल, इसके पद से अभी हाल ही में रिटायर हुए थे, यानी सेवानिवृत्त हुए थे। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में एनएसए कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो अजीत डोवाल है, इसी के बने हैं वाइज एनएसए कह सकते हैं इनको, उप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। इसको ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय के अनुसार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को जम्मू कश्मीर विधानसभा में कितने सदस्यों को नामित करने का अधिकार है? अकॉर्डिंग टू द होम मिनिस्ट्री, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज द राइट टू नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स टू द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब कितने लोग को वहां पर जो उसका लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर क्या कर सकते हैं विधानसभा में, कितने लोग को नॉमिनेट कर सकते हैं? तो 5 लोग को कर सकते हैं। अगला मतलब इसके बारे में और देख लेते हैं हम लोग क्या क्या इसमें रहने वाला है। तो गृह मंत्रालय ने उनके अनुसार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा है। हाँ, उपराज्यपाल को विधानसभा में 5 सदस्यों को नामित करने का अधिकार दिया गया है।
यह अधिकार उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह के बिना प्राप्त है। मतलब करंटली जो सरकार रन कर रहा होगा वहां पर सीएम वगैरह जो होंगे, बिना उनके सलाह कर भी ये 5 लोग को नॉमिनेट कर सकते हैं। अब उसमें से मेन बात क्या है, तो कश्मीरी प्रवासी, इन 5 सदस्यों में 2 कश्मीरी प्रवासी समुदाय से होंगे, जिनमें से एक महिला होना अनिवार्य है। दूसरा, पीओके के विस्थापित लोग। पीओके मतलब क्या होता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। एक सदस्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके से भी विस्थापितों का प्रतिनिधि कर रहा होगा। मतलब जो पीओके जब वहां पे कब्जा हो गया पाकिस्तान का, तो कुछ लोग होंगे ना वहां पे जो यहाँ रहना चाह रहे होंगे, तो उनको भी लीडरशिप कौन कर रहा है यहाँ पर, उसमें से एक शामिल रहेगा। बाकी कानूनी अगर आधार की बात करेंगे, क्या बेस बनाया गया है, तो यह प्रावधान जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो 2023 में किए गए संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। बाकी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है, इसके आप लोग कमेंट में छापेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ओपन एआई कंपनी ने भारत में अपना पहला कार्यालय कहां खोलने के लिए अभी हाल ही में अनाउंस किया है। मतलब रिसेंटली द ओपन एआई कंपनी हैज अनाउंस्ड वेयर टू ओपन इट्स फर्स्ट ऑफिस इन इंडिया। तो ये नई दिल्ली में कहां पर होने वाला है, नई दिल्ली में इसको खोलने वाले हैं। ये ओपन एआई वही कंपनी है जिसने चैट जीपीटी बनाया है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे हम लोग कि यह कदम भारत सरकार के इंडिया एआई मिशन का समर्थन करता है। मतलब उसी को मद्देनजर रखते हुए इसको यहाँ पर लाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश में एआई के समावेशी और विश्वसनीय विकास को बढ़ावा देना है। यह कार्यालय भारत के छात्रों, शिक्षकों, पेशेवरों, डेवलपर्स के लिए एआई उपकरणों तक बेहतर पहुंच प्रदान करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास का आयोजन भारत में कहां पर किया गया है। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ है, तिनसुकिया असम में। कहां पर हुआ है, तिनसुकिया। आगे देखना है हम लोग को कहां पर हुआ है, तिनसुकिया असम में हुआ। तो इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, सुरक्षा बलों, सरकारी विभागों और नागरिक संस्थाओं के बीच तालमेल बढ़ाना इसका उद्देश्य रहने वाला। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जस्टिस डिनाई जस्टिस लॉस्ट, इसके लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक जस्टिस डिनाई जस्टिस लॉस्ट। तो इसके लेखक कौन है, तो कंचन चक्रवर्ती हैं। कौन है, कंचन चक्रवर्ती। कंचन चक्रवर्ती की बात करें अगर हम लोग, तो पत्रकार और लेखक कंचन चक्रवर्ती ने जस्टिस डिनाई जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक अभी हाल ही में लिखा। यह किताब न्यायिक प्रक्रिया में खामियों और न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाती है, विशेषकर न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के तरीकों पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्यभट्ट से गगनयान प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक, इस थीम के साथ राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये कब मनाया गया है। ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है, चलिए देखते हैं क्यों मनाया जाता है 23 अगस्त को। क्योंकि यह दिन भारत के चंद्रयान 3 मिशन की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की याद दिलाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। और चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बन गया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है, जो कि 23 अगस्त 2023 को ये लैंड किया था। ठीक है, उसी उपलक्ष्य हम लोग ये दिवस मनाते हैं। इस वर्ष का मतलब थीम क्या है, तो आर्यभट्ट से गगनयान, जो कि मैंने ऊपर बताया आपको, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं, भारत की प्राचीन खगोल विज्ञान से लेकर भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशनों तक अंतरिक्ष यात्रा को दर्शाती है। थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग चंद्रयान मिशन की। पहली बात तो चंद्रयान मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, उसको आप लोग लगे हाथ रिवाइज कर लीजिए। एल्बियम थर्ड M4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। जिस पॉइंट पर यह पहुंचा था उसको नाम क्या दिया गया था, शिव शक्ति। क्या नाम दिया गया था उस पॉइंट को, शिव शक्ति नाम दिया गया था। इसमें 2 चीजें थी, एक तो लैंडर था, दूसरा क्या था, रोवर था। लैंडर का नाम क्या था, विक्रम। क्या नाम था, विक्रम नाम था। और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। क्या नाम था, प्रज्ञान नाम था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और आप लोग कमेंट में छापिए कि अगस्त 2025 में भारत में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल की पदक तालिका में कौन सा राज्य इसमें टॉप पर रहा है। बाकी आप लोग बताइए कि हम दो दिन से जो पढ़ाई कर रहे हैं, पहले मैं लिख के पढ़ाता था प्रॉपर आप लोग को, तो उसमें बहुत लोग का कमेंट था कि राइटिंग जो होती है, मैं क्योंकि टैबलेट पे लिखता हूँ तो स्क्रीन पे जो राइटिंग होती है बहुत सही नहीं बन पाती है, इसलिए मैं इसे लिख के लाता हूँ। इसमें फायदा क्या होगा, पहली बात तो लिख के पढ़ाने से बहुत टाइम लगता है, मतलब 10-15 मिनट का कंटेंट को लगते हैं लगभग 30 मिनट 35 मिनट लग जाते हैं अगर लिख के पढ़ाया जाए। और अगर लिखा लाएंगे हम लोग तो थोड़ा टाइम कम लगेगा। और करंट अफेयर को वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है, 10-15 मिनट में 10 क्वेश्चन मिल जा रहा है तो सफिशियंट है।
बाकी आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग कैसा लग रहा है नया वाला वर्जन। बाकी मिलेंगे हम लोग कल की वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।